हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 सितंबर 2015 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सीटेट के सारे प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। मैंने 2023 से और 2015 तक के सारे पेपर करा दिए हैं। 2023 का भी कराया है एक पेपर, 2022 का भी कराया है, 2021 के भी कई सारी कराए हैं, 22 के भी कई सारी कराए हैं और 2019 का भी कराया है, 2018 का भी कराया है, 2016 का भी कराया है और आज हम 2015 का देख रहे हैं। तो आप इन सभी पेपरों को देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर की, उस पर क्लिक कर। ठीक है। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। एनसीईआरटी से बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आता है। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही आते हैं सारी क्वेश्चन। आप अगर पहले से मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो आप जान चुके होंगे अब तक कि मैं हर क्वेश्चन का बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी बुक में से आया है, कौन से चैप्टर में से आया है। ठीक है। और आप चाहें तो जो भी मैं बता रही हूँ आपको कि कौन सी बुक से है, कौन से चैप्टर से, आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में से ही आते हैं क्वेश्चन। और आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहले थ्योरी वाली प्लेलिस्ट आप देखना जिसमें सारी थ्योरी मैंने करा रखी है 6th, 7th, 8th की। चाहे आप हिस्ट्री देखें, पॉलिटी देखें या ज्योग्राफी देखें। उसके बाद आप एमसीक्यू देखना। जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी एमसीक्यू लगाने में। और फिर ये प्रीवियस पेपर की सीरीज देखना, आपका सीटेट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 महीने का समय है। अगर आप जी से मेहनत करेंगे, टाइम देंगे 4-5 घंटे का दिन में, तो बहुत आराम से आपका सीटेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने पीछे के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, 51 तक कर लिए थे। अब आज हम देखेंगे 52 से। क्वेश्चन नंबर 52, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को डैश। पहला है ऑप्शन आनंददायी बनाते हैं, दूसरा है विवादास्पद बनाते हैं, तीसरा है लंबा बनाते हैं, चौथा है विस्तृत बनाते हैं। तो क्रियाकलाप क्या होता है? क्रियाकलाप होते हैं एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं बच्चों को, उन एक्टिविटीज कराने का उद्देश्य क्या है कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो पाठ्यचर्या की चीजें हैं उनको क्या बनाया जाए, आनंद में इंजॉय कर सकें। ठीक है, जैसे हम बच्चों से कहेंगे कि आप ग्लोब बना के लाइए या ग्लोब का मॉडल बना के लाइए, तो उनको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा इस प्रक्रिया को करने में, इस एक्टिविटी को करने में। और साथ ही वो सीख भी जाएंगे कि ग्लोब किस तरह की होती है और पृथ्वी किस तरह की होती है ना। इन सारी चीजों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? पहला है चलचित्र प्रदर्शन, दूसरा है चित्र निबंध, तीसरा है भूमिका निर्वाह और चौथा है व्रत अध्ययन। देखिए, चलचित्र प्रदर्शन तो क्या है कि आप मूवी दिखा दीजिए बच्चों को, जो भी चीज आपको समझानी है उसके लिए। दूसरा है चित्र निबंध, यानी कि निबंध पढ़ाइए या समझाइए उनको चित्र के माध्यम से। तीसरा है भूमिका निर्वाह, यानी कि आप एक रोल प्ले करवा लीजिए बच्चों का, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फोर्थ है आपका व्रत अध्ययन। व्रत अध्ययन का मतलब है कि आप उस समस्या से रिलेटेड, ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस समस्या से रिलेटेड, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको उसकी पूरी डिटेल में जाना है, उसके भूतकाल में जाना है। ठीक है, भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें आपको जोड़ जोड़ कर बताना है बच्चों को। ठीक है, पूरा घटनाक्रम बताना है उन समस्याओं से रिलेटेड, ताकि बच्चे उनको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा 4th।
व्रत अध्ययन विधि। ठीक है, अभी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए क्या विकसित कर रहे हैं? सामाजिक समस्याओं की समझदारी, यानी कि समाज में किस तरह से चीजें होती हैं, समाज में किस तरह से उठते बैठते हैं, काम होते हैं, ठीक है, व्यवहार कैसा होता है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं जब हम समाज में बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो उन सारी समस्याओं से हमें अवेयर करना है, और अवेयर मतलब उन सारी समस्याओं की समझदारी हमें बच्चे में विकसित करनी है। और ये विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे कि पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम उनको उदाहरण देंगे, बताएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे हम उनको ईमानदारी समझा रहे हैं, ठीक है, या हम उनको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें देशभक्त होना चाहिए, है ना, इस तरह की हम जानकारियां उनको दे रहे हैं। या फिर हम भूगोल में पढ़ा रहे हैं, सुनामी वगैरह कुछ पढ़ा रहे हैं, है ना, कि सुनामी आने से क्या क्या नुकसान होते हैं समाज के लोगों को, ठीक है, किस तरह से चीजें होती हैं, ये सारी चीज पढ़ा रहे हैं। तो हम पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी बताएंगे, ताकि बच्चे उसको अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। कौन से माध्यम से? प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। किसकी जानकारी देना चाहती है? सरकारी परियोजनाओं की। ठीक है, जो प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, कोई भी योजना बनाती है जनता के विकास के लिए या देश के विकास के लिए, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। कौन देना चाहती है? शिक्षिका। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, कौन सी योजना सही नहीं है, ठीक है, कौन सी योजना इनमें से सही नहीं है, वो उस पर हमें टिक लगाना है। पहला है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। दूसरा है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजना पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट। तीसरा है सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। देखो, जो पुस्तक की समीक्षा है या पुस्तक से रिलेटेड जो भी चीज है वो आपके द्वितीय स्रोतों में आएगी, ना कि प्राथमिक स्रोतों में आएगी। ठीक है, और ये जो स्रोत हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, द्वितीय स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं देख रही हूँ लगभग हर प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करके अभी दूंगी। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा भी मैं समझाया है इनके बारे में, लेकिन अब मैंने पूरी डिटेल लिखी है इसकी, और मैं आपको अभी इसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। ऑप्शन है फोर्थ, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। ठीक है, यानी कि बीडीओ के साथ हम साक्षात्कार करेंगे और बच्चों को उसके माध्यम से समझाएंगे कि योजना किस तरह से लागू होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि सरकारी योजना का मतलब ये है कि कोई भी पानी की लाइन बिछाने का परियोजना आई है ना, या फिर साफ सफाई की कोई परियोजना आई है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, इस तरह की कोई परियोजना है जिसके बारे में प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से जो शिक्षिका है वो बच्चों को समझाना चाहती है। ठीक है, तो ये सभी तो प्राथमिक स्रोत हो गए, लेकिन पुस्तक क्या है? द्वितीय स्रोत है। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 54 का, आपका हो जाएगा तीसरा। अब देखिए, आप जानिए कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक स्रोत में आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, जो प्रत्यक्ष बातें हो रही हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष यानी हम पूछताछ करके खुद ही जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष प्रमाण किस में आते हैं? प्राथमिक स्रोतों में आते हैं। सर्वे करना, ये किस में आता है? प्राथमिक स्रोतों में आता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके सामने जनगणना हुई होगी तो आपको शायद याद होगा कि वो आते हैं जनगणना करने वाले, सर्वे करने वाले, तो वो जो लिख रहे हैं अपने पर्चे में, जो भी चीजें लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में या अपने फॉर्म में, वो क्या है? वो एक तरह से प्राथमिक आंकड़े हैं, क्योंकि वो घर घर जाके पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, चुनाव का माहौल है, तो घर घर जाकर वो पर्चियां बांट रहे हैं वोट डालने के लिए, और
पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। कल हमारे घर भी आए थे कि आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं, सबकी पर्चियां आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं वोट डालने के लिए, और जिसकी रह गई है, किस किस की रह गई है, वो सारा ब्यौरा लिख के लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से उनके पास रिकॉर्ड है कि इस गली में इतने लोग वोट डालने वाले हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, वो जो इकट्ठा कर रही हैं आंकड़े, वो हम लोगों से पूछताछ करके कर रही हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे प्राथमिक आंकड़ों में। ठीक है, ये प्राथमिक स्रोतों में आ जाएंगे। प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र भी आते हैं, क्योंकि जो समाचार पत्र है वो क्या है, एक तरह से जो घटना हाल फिलहाल में चल हुई है उसका सारा चीज लिखी होती है किसमें, समाचार पत्रों में, या न्यूज, इसको हम न्यूज़पेपर भी बोलते हैं, समाचार पत्रों को न्यूज़पेपर में आती है, या आप डायरेक्ट टीवी में भी जो न्यूज आती है उसमें देख सकते हैं। और जो मैगजीन होती है वो भी आपके प्राथमिक स्रोत में ही आती है। ठीक है, क्योंकि मैगजीन में भी क्या है, हाल फिलहाल की घटनाएं ही होती हैं, साप्ताहिक मैगजीन होती हैं, है ना, या मासिक मैगजीन होती है, तो हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं। तो ये आते हैं आपके प्राथमिक स्रोत में। आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। प्राथमिक स्रोतों में आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, सर्वेक्षण करना, समाचार पत्रों में जो भी चीजें होती हैं वो सब प्राथमिक स्रोतों में आती हैं, और मैगजीन। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक स्रोत पर। तो शब्दकोश यानी कि वोकेबुलरी जो होती है आपकी, यानी कि शब्दार्थ जो होते हैं वो आते हैं आपके द्वितीय स्रोत में। ठीक है, या फिर जो डिक्शनरी होती है, ठीक है, वो डिक्शनरी किस में आती है, आपके द्वितीय स्रोत में आती है। किताब आपके द्वितीय स्रोत में आते हैं। विश्वकोश यानी कि वर्ल्ड डिक्शनरी किस में आती है, आपकी द्वितीय स्रोत में आती है। जीवनियां द्वितीय स्रोत में आती है। शोध प्रबंध, ठीक है, ये किस में आते हैं, द्वितीय स्रोत में आते हैं। ठीक है, एक बार और मैं रिकॉल कर दूं आपको। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, किताब, विश्वकोश यानी कि वर्ल्ड डिक्शनरी, जीवनी और शोध प्रबंध। ठीक है, ये सब आते हैं आपके द्वितीय स्रोत में। अब देखिए तृतीयक स्रोत में कौन सी चीजें आते हैं, जो चीजें द्वितीयक स्रोत से बनाई जाती हैं, यानी कि कुछ भी चीजें जब हम लिख रहे हैं या कोई भी हम सूचना कहां से ले रहे हैं, द्वितीय स्रोत से ले रहे हैं। तो जब हमने सूचना द्वितीय स्रोत से ली और उस सूचना को हम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, तृतीयक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई बुक हमने लिखनी है, तो प्राथमिक स्रोत तो हो गया कि एनसीईआरटी ने कहीं से वो तथ्य लिए हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत एनसीईआरटी ने लिया है, तो एनसीईआरटी लिखी हुई है बुक, एनसीईआरटी बुक होगी द्वितीय स्रोत। अब हम एनसीईआरटी में से पेपर बना रहे हैं या हम कोई एक अलग बुक बना रहे हैं कि एनसीईआरटी की पर आधारित ये बुक है, तो वो कौन सा होगा, वो तृतीयक स्रोत हो गया। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आपको 2-3 मिनट की बनाकर डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। देखो, दत्त अभ्यास क्या होता है, होम असाइनमेंट होते हैं, यानी कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट हम घर के लिए दे रहे हैं कि आप घर से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दत्त अभ्यास या असाइनमेंट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखो, सबसे अच्छा जो तरीका है अर्थपूर्ण जो दत्त अभ्यास को चुनेंगे आप, इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। पहला है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर को ढूंढना। और देखिए यही इसका सही आंसर होगा कि हम पहले किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में बच्चों को समझा देंगे, पढ़ा देंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि हमने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से पढ़ा दिया है, अब आपको कितना समझ में आया है, आप उस आधार पर इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढिए। जब बच्चा आंसर ढूंढेगा तो पूरी ही बुक, पूरा ही चैप्टर पढ़ेगा ना। जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ रखा होगा वो नहीं कर पाएगा, उनके आंसर नहीं ढूंढ पाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, बच्चा अच्छे से उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया, उसको समझ में नहीं आया, तो घर पे दोबारा किसी बड़े व्यक्ति से पढ़ेगा, यानी अपने पेरेंट्स से पढ़ेगा, दादा दादी से पढ़ेगा और उस चैप्टर को क्लियर करेगा। उसके बाद उसके आंसर वो ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है सामाजिक विज्ञान को अच्छे ढंग से पढ़ाने का, अभ्यास कराने का।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोष दर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे? दोष दर्शिता का मतलब हो गया कि बच्चों में लोकतंत्र के प्रति क्या हो गया है, नेगेटिव धारणा आ गई है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र जो है वो बेकार है। ठीक है, तो हमें वो उस चीज को रोकना है कि बच्चे लोकतंत्र के बारे में नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचे। तो कौन से दो ऑप्शन हैं जिनसे बच्चा लोकतंत्र के लिए पॉजिटिव सोचने लगेगा? फर्स्ट है आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांत पर बल देना। आदर्श कार्य प्रणाली और सिद्धांतों पर बल देना, जो भी लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत है, आदर्श कार्य प्रणाली, हम उसके बारे में उनको समझाएंगे। दूसरा है संस्थानों के बदलाव में और असंभावनाओं को इंगित करना। तो ये तो एक और हम नेगेटिविटी उनके अंदर डाल रहे हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो। ठीक है, अगर हम उनको बता रहे हैं कि कौन कौन सी असंभावनाएं हैं तो उनको और ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी कि भाई लोकतंत्र तो बेकार है। तीसरा है सामाजिक विषमताओं की अपरिहार्यता पर बल देना। चौथा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना, उनको बताना कि अगर लोकतंत्र में जो जनता है अगर वो जागरूक होती है तो लोकतंत्र के कितने ज्यादा फायदे हैं और लोकतंत्र में विकास कितनी तीव्र गति से होगा अगर जनता जागरूक है और वो सही डिसीजन ले रही है चुनाव के समय और बाकी समय भी। तो जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा है। वैसे अगर आप मेरा मत जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि लोकतंत्र इस दुनिया में सबसे अच्छी सरकार होती है, इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। क्योंकि अगर राजतंत्र है, मान लीजिए जो हाल फिलहाल राजा है वो अच्छा है, जरूरी तो नहीं है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा भी ऐसे ही होगा। अगर कोई बेवकूफ राजा, ठीक है, देश का राजा कोई बेवकूफ व्यक्ति देश का राजा बन जाए तो 20 साल में ही देश को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ठीक है, उस देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान लगभग बराबर कुछ ही समय के अंतर से सब सारे देश आजाद हुए हैं और पाकिस्तान तो बिल्कुल साथ में ही आजाद हुआ है। आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए और हमारी देख लीजिए। मेन जो फर्क है वो वहां के नेताओं का है। ठीक है, वहां के नेता ठीक से वहां पर विकास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका देश पीछे जा रहा है और हमारा देश आगे जा रहा है। तो ये ताकत होती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो सबसे अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप कोई भी सरकार आपके साथ अत्याचार कर रही है तो कितने दिन करेगी? हद से हद 5 साल करेगी ना। 5 साल के बाद आप वैसे भी उसको हटा दोगे, 5 साल ही अत्याचार कर पाएगी ना। लेकिन अगर राजतंत्र में कोई ऐसा खराब राजा आ गया तो पूरी की पूरी जीवन आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको पूरे जीवन उसको झेलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6th 7th 8th क्लास की बात हो रही है। ठीक है, प्राथमिक यानी 1 to 5, उच्च प्राथमिक यानी 6th 7th 8th के सामाजिक विज्ञान की शिक्षा कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? किसके ऊपर बात कर रहे हैं? लैंगिक भूमिका। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जेंडर से संबंधित बच्चों से। तो हम किस तरह से चीजें करें कि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, बच्चों को भी इंटरेस्ट हो और वो हमसे इंटरेस्टेड होकर बात करें। तभी जब वो इंटरेस्ट लेंगे तभी उन चीजों को वो समझ पाएंगे जिस चीज को शिक्षक समझाने की कोशिश कर रहा है। पहला है प्रदर्शनी में जाना। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। देखो, उसमें फिर आपकी कोई भूमिका नहीं है। अगर बच्चों को इंटरनेट से ही पढ़ना है तो फिर उनको विद्यालय आने की भी जरूरत नहीं है, वो वहीं से पढ़ लेंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इंटरनेट से पढ़ लेना या आप ट्यूशन में पूछ लेना। फिर आप क्यों हो? आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है बच्चे को जो भी टॉपिक समझाना है आप समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तीसरा है अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। ठीक है, तो
इसका जो सही आंसर है वो तीसरा ही सही हो जाएगा कि हम उनसे उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे जेंडर से संबंधित। ठीक है, लड़कियां अपने अनुभव बताएंगी, लड़के अपने अनुभव बताएंगे, सब लोग खुलकर बात करेंगे क्लास में, तब बच्चों में वो सारी चीज बच्चे सीख सकेंगे जो टीचर सिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जब हम उनसे उनके अनुभव पूछेंगे, उनकी ही जीवन के बारे में हम बात करेंगे, तो बच्चे प्रोत्साहित होंगे, एक्साइटेडमेंट रहेगी उनमें, वो अपनी अपनी बातों को शेयर करेंगे और बच्चे अच्छे से सीखेंगे। लड़कियां लड़कों की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगी और लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए आजकल आप देखोगे लड़के बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को, और लड़कियां भी काफी सपोर्ट करती हैं लड़कों को। ठीक है, जैसे पहले होता था वैसे नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां भी समझने लगी हैं लड़कों को और लड़के भी समझने लगे हैं लड़कियों को। अगर घर की बात करें तो घर के काम में लड़के हाथ बटाते हैं, अपनी मम्मियों के साथ भी, अपनी बहनों के साथ भी और अपनी पत्नियों के साथ भी। ठीक है, अगर वहीं हम बाहर के काम की बात करें तो लड़कियां भी बाहर जॉब कर रही हैं ताकि अपने पति को या अपने पिता को सहारा दे सकें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पोर्टफोलियो सातत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह, सबसे पहले आप जानिए कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है साल के लास्ट में जब रिजल्ट तैयार किया जाता है, प्राइवेट स्कूल में मोस्टली ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जब साल के लास्ट में रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो उसमें एक एक चीज की डिटेल होती है बच्चे से संबंधित। बच्चे ने पूरी साल ड्राइंग में कैसा था, ठीक है, कौन से महीने में किस तरह की एक्टिविटी करी, क्या करी, वो सब उस पर चिपकी हुई होती है जिस बच्चे का वो पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, और हर महीने के उसके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट में वो कैसा है, उसके आदत स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, ठीक है, और किस टाइप का बच्चा है, सारी चीजों का ब्यौरा पोर्टफोलियो के अंदर होता है। यानी कि एक ब्यौरा होता है जो बच्चे ने पूरी साल एक्टिविटी की है, कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लिया है, कौन कौन सी एक्टिविटी में वो बच्चा अच्छा है, कौन से खेल में अच्छा है ना, और कौन कौन से खेल में वो अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं है तो उसके साथ क्या समस्या है, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में लिखी जाती हैं और पोर्टफोलियो टीचर लिखती है। ठीक है, साल के लास्ट में जब आपको रिजल्ट दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों के आपने रिजल्ट देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिखा होता है कि कौन सी एक्टिविटी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, डांस में कैसा है वो, है ना। बोर्ड पे भी नाम जो दिए जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, बोर्ड पर नाम लिखे होते हैं और फोटो लगे होते हैं, वो सब क्या है, वो एक तरह से पोर्टफोलियो है ना। तो पोर्टफोलियो सातत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आपने जान लिया पोर्टफोलियो में क्या होता है ना, सातत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का। अब देखिए सातत्य और व्यापक मूल्यांकन क्या है कि बच्चे का थोड़े थोड़े दिन में चीजों के बारे में ये देखना कि बच्चा कितना सीख रहा है। आजकल मूल्यांकन का जो सेंस है वो ये नहीं है कि बच्चे को फेल करो पास करो, ये देखो कि बच्चा अगर पढ़ने लायक है तो ठीक है आगे प्रमोट करना है, नहीं पढ़ने लायक है तो इसी क्लास में रुकना है। ये उद्देश्य नहीं है आजकल बच्चों को पढ़ाने का। आजकल सरकार का उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का कि बच्चा हर महीने कितना सीख रहा है। ठीक है, जो पहले टाइम में 2 बार एग्जाम होते थे आप लोगों के, एक बार हाफ ईयरली एक बार एनुअल, अब क्या होता है हर महीने एग्जाम होते हैं। क्यों? सातत्य और व्यापक मूल्यांकन के लिए, और सारी एक्टिविटी कराई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी एक्टिविटी कराई जाती है ताकि बच्चा का हर चीज का मूल्यांकन हो सके, और लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं पूरी साल, और बच्चे को बताते रहते हैं कि भाई तुम इस चीज में वीक हो। पेरेंट्स मीटिंग में बताते हैं पेरेंट्स को भी कि बच्चा आपका इस चीज में वीक है, आप इस चीज को सुधारिए। ठीक है, उसको हम निदानात्मक और उपचारात्मक बोलते हैं। निदानात्मक मतलब उन बच्चों ने जो चीज नहीं सीखी है, किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो क्यों आए, शिक्षक उस बात को जानेगा और उसके पेरेंट्स को बताएगा, फिर उसको सही करके भी बताएगा कि आप इस बच्चे को इस तरह से सिखाइए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए। तो ये क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है। यानी कि हर स्टेप पे हम बच्चे को चेक कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है। हर महीने के जो टेस्ट हो रहे हैं,
हर हफ्ता में जो एक्टिविटी हो रही है उन सारी चीजों का मूल्यांकन, ये क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि पोर्टफोलियो सबसे अच्छा माध्यम क्यों है सतत और व्यापक मूल्यांकन का, वो देखते हैं। पहला है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। ठीक है, यानी कि वो ये बताता है कि बच्चे ने कितनी चीजें इस साल सीखी। ठीक है, बच्चा कहाँ था और कहां से कहां पहुंच गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो यही वाला, पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मान लीजिए हम लाल किले के बारे में पढ़ा रहे थे हिस्ट्री में बच्चों को, तो अब दिल्ली में ही हम रहते हैं, दिल्ली में ही लाल किला है, तो हमने क्या योजना बनाई कि भाई बच्चों को स्मारक दिखा देंगे तो बच्चों को थोड़ा सा पता रहेगा कि मुगल काल में किस तरह से किले वगैरह बनाए जाते थे, पुरानी इमारतें कैसी होती हैं, राजा रानी कैसे रहते थे, क्या चीजें होती थी। तो अगर हम बच्चों को दिखा देंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या ले गए, उनको एक दिन के लिए भ्रमण के लिए ले गए, उन ऐतिहासिक स्मारकों को दिखाने के लिए हम ले गए। ठीक है, अब बच्चे उससे अच्छे से सीख रहे हैं। तो वो कौन सा स्रोत है, वो स्रोत हो जाएगा आपका प्राथमिक स्रोत। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि वो कौन सा हो जाएगा, आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, क्योंकि हम वहीं पर लेके गए हैं बच्चों को, बच्चे उन सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से महल होते थे, चारबाग की प्रक्रिया कौन सी होती थी, है ना, महल किस तरह से होते थे, राजा कहाँ बैठकर न्याय करता था उसको क्या बोलते थे, हर चीज को बच्चा देख रहा है तो खुद ही सीख रहा है, खुद सीख रहा है तो प्राथमिक स्रोत से सीख रहा है। द्वितीय स्रोत से क्या होगा, जो किताबों में से अगर पढ़ के सीखेगा तो द्वितीय स्रोत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। ठीक है, एक अखबार ब्रिटेन का है, यानी कि ब्रिटेन में उस समय क्या खबर छपी होगी जिस समय ये श्रीरंगपट्टनम का युद्ध चल रहा था और टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। ठीक है, दूसरा जो न्यूज़पेपर है वो भारत का है, भारत में उस समय क्या खबर छपी थी इस बात से संबंधित। ठीक है, दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। पहला है आपका, अच्छा ये बता रहे हैं कि ये कक्षा 8 का इतिहास की बुक से संबंधित आया है क्वेश्चन, और वाकई में है ये 8th क्लास की हिस्ट्री में। पहला है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। दूसरा है लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, यानी कि बताना कि ब्रिटिश ने किस तरह की नीतियां उस समय बना रखी थी। तीसरा है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। ठीक है, कि हम ये सब क्यों करवा रहे हैं, ताकि बच्चे अच्छे से लिखना सीख सकें। और चौथा है विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि हम बता रहे हैं बच्चों को हम सिखा रहे हैं विद्यार्थियों में विचारों की विविधता, यानी कि वो डिफरेंट तरीके से सोच सकें। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि भाई उस समय वहां पर क्या खबर छपी होगी इस घटना से संबंधित ब्रिटेन में, और भारत में क्या छपी होगी, तो ब्रिटेन वालों ने तो टीपू सुल्तान की कमियां बताई होंगी, है ना, और बताया होगा कि टीपू सुल्तान ठीक से शासन नहीं कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए उसको युद्ध में मार दिया। लेकिन हमारे यहाँ के अगर अखबार होते, उस समय के अखबार छपे होते, तो उसमें किस तरह की खबरें होती, उसमें खबरें होती कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने गलत तरीके से टीपू सुल्तान को मार दिया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो टीपू सुल्तान का राज्य हड़पना चाहते थे और भारत को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये दोनों बात अलग अलग है, घटना एक ही है, दो बात अलग अलग है, दो देशों में अलग अलग जो खबरें हैं वो अलग अलग छपेंगी, तो बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, उनमें क्या है, विचारों की विविधता आ जाएगी। एक तरह से क्या आ जाएगा, आपने बीएड में पढ़ा होगा
अपसारी चिंतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपसारी चिंतन। एक ही घटना से संबंधित बहुत सारे विचार उनके माइंड में आएंगे और वो तरह तरह की चीजें बताएंगे। कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई बच्चा कुछ बताएगा। तो इस तरह से बच्चों में क्या हो जाएगा? विचार की विविधता की अवधारणा विकसित हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मेरी वीडियो में जो भी कमी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करो। मैं सभी कमेंटों को खुद रीड करती हूँ, खुद अच्छे से पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ। अगर मेरी कहीं भी कोई कमी चल रही होगी तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, मेरे चैनल पर विजिट करके उन सभी प्लेलिस्टों को जरूर देखना जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी। प्लीज एक बार उन प्लेलिस्टों को जाकर देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी सीटेट के पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।